तो हाँ जी, आपको इस चैप्टर में मेनली ओनली दो एरिया को कवर करना है। पहला आपका असेसमेंट और दूसरा आपका ऑडिट। तो सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर है ना इन दो टॉपिक्स के अंदर ही कवर है, असेसमेंट और ऑडिट। ठीक है, तो असेसमेंट का क्या मतलब होता है समझते हैं पहले। सबसे पहले असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन की जो टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना, आपका असेसमेंट कहलाता है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे असेसमेंट देखने को मिलेंगे। सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजन असेसमेंट, बैच जजमेंट असेसमेंट, समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, ये इतने तरह के जो टाइप्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, जो कि सेक्शन 59 से लेके 64 डील करती है इन सबको, असेसमेंट को। ठीक है, तो दूसरा एरिया है आपका, वो है आपका ऑडिट। ऑडिट का क्या मतलब होता है? ऑडिट का मतलब होता है जो भी आपने रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट जो भी आपने इस एक्ट के अंडर बनाए या किसी भी एक्ट के अंडर बनाए, उनसे रिलेटेड आपको दो एक्टिविटी करनी है। पहली एक्टिविटी आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है करेक्टनेस को। ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी करनी है आपको कंप्लायंस की चेकिंग करनी है। ठीक है, जब आप करेक्टनेस की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना है? आपको टर्नओवर को चेक करना है, आपको जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसको चेक करना है, आपने जो रिफंड क्लेम किया उसको चेक करना है। ठीक है, और कंप्लायंस की बात की तो कंप्लायंस जो भी सेक्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस होती है सबको चेक करना है। तो दोनों का मतलब समझ लिया। अब ऑडिट में भी है ना दो तरह की ऑडिट निकल के आएगी आपकी, सेक्शन 65 और सेक्शन 66, ध्यान रखना। ठीक है, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे अपन। अब बात करते हैं असेसमेंट में जो टाइप है उसके। असेसमेंट में का जो पहला टाइप है वो है उसका सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा कि कोई सप्लाई करी, उसके ऊपर टैक्स को कैलकुलेट किया, रिटर्न सबमिट करी, उसका टैक्स डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो सेल्फ असेसमेंट होती है। जो भी हम क्या करते हैं नॉर्मल वे में करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरा असेसमेंट का टाइप है इसके बाद में, वो है आपका प्रोविजन असेसमेंट। प्रोविजन असेसमेंट को जो सेक्शन डील करती है वो सेक्शन 60 है, इससे ऊपर वाली की जो सेक्शन 59 थी। ठीक है, अब प्रोविजन असेसमेंट में क्या होता है? जो टैक्सेबल पर्सन होता है ना, उसको हम ये नहीं पता कि जो ना मैंने सप्लाई कर दी उसकी क्या वैल्यू है, जो मैंने सप्लाई कर दी उसके ऊपर क्या रेट एप्लीकेबल होगी। जबकि ऊपर वाले केस में क्या था? हमको वैल्यू भी पता थी। ठीक है, हमको ये भी पता था कि इसके ऊपर क्या रेट एप्लीकेबल होगी, उस हिसाब से हमने उसका टैक्स कैलकुलेट किया, रिटर्न को सबमिट करा और टैक्स को डिपॉजिट करा दिया। लेकिन है ना सेल्फ प्रोविजनल असेसमेंट में हमको ये नहीं पता, सेल्फ असेसमेंट में हमको ये पता था, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोविजनल असेसमेंट का केस तभी आता है जब आपको ना वैल्यू नहीं पता और रेट नहीं पता, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में? जो पर्सन होगा वो क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर वो क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा प्रेस्क्राइब फॉर्म में, वो बताएगा कि भाई मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो, मैंने ये सप्लाई करी है। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे क्या होगा? जो आपका प्रॉपर ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? उसका प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट करेगा, ध्यान रखना। अब जब जब भी वो प्रोविजनल असेसमेंट को चालू करेगा ना, अगर उसको लगता है कि है ना मुझे और कुछ इंक्वायरी करनी है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या करेगा? सामने वाले बंदे को बोलेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, इसके लिए वो नोटिस देगा, ध्यान रखना। ठीक है, और जो भी पर्सन है टैक्सेबल पर्सन वो क्या करेगा? इसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, विद डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग जो भी है उसके, उसको सबमिट करने पड़ेंगे कि आप मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो, ये सपोर्टिंग है इसके, और इलेक्ट्रॉनिकली इसकी एप्लीकेशन जाएगी, ध्यान रखना, प्रेस्क्राइब फॉर्म में। अब मैंने आपको यहाँ बता दिया कि वो क्या करेगा, एक नोटिस देगा, मतलब उसको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए तो वो नोटिस के थ्रू दे देगा उसको। फिर क्या होगा? जब भी एप्लीकेशन आई प्रॉपर ऑफिसर के पास में, प्रॉपर ऑफिसर के पास में जब भी एप्लीकेशन आती है उसके 90 डेज के अंदर क्या करना होता है उसको? इसका जो असेसमेंट कंप्लीट करना होता है, प्रोविजनल असेसमेंट 90 डेज में कंप्लीट करना होता है। अब जब भी वो प्रोविजनल असेसमेंट को कंप्लीट करेगा ना, उसके बाद में क्या करेगा? जो भी उसने पूछा था, जैसे वैल्यू पूछा था, जो रेट पूछा था, वो तो बताएगा, साथ में उसको क्या करना है? उसके एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करवाना है, ध्यान रखना। बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा, बॉन्ड क्या करेगा? उसको बाउंड कर देगा। जब फाइनल असेसमेंट निकल के आता है ना, तब क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? असेसियन आनाकानी ना करे, तो हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे उससे एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। साथ में क्या करेगा? उससे एक सिक्योरिटी भी ना फर्निश करवाएगा, बैंक गारंटी के फॉर्म में सिक्योरिटी भी फर्निश करवाएगा, ध्यान रखना। और वो सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी होगी? जो भी बॉन्ड अमाउंट होगा ना उसका मैक्सिमम 25%, उससे ज्यादा नहीं हम फर्निश करवा सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो दो काम करवाएगा। पहला क्या करवाएगा? एक तो बॉन्ड साइन करवाएगा उससे, और एक सिक्योरिटी फर्निश करवाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, जब भी फाइनल असेसमेंट का टाइम आएगा ना, तो फाइनल असेसमेंट का टाइम क्या होता है? वैसे तो प्रोविजनल असेसमेंट जब भी किया उसके 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना होता है? फाइनल असेसमेंट कंप्लीट करना होता है। लेकिन इसके टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन बढ़ा सकता है? जेसीएसी बढ़ा सकता है 6 महीने तक, कमिश्नर बढ़ा सकता है 4 साल तक, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या हुआ? फाइनल असेसमेंट हुआ, फाइनल असेसमेंट में सामने वाले बंदे की जो है लायबिलिटी निकल के आ गई, तो क्या होगा? उसको ना टैक्स तो जमा कराना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 18% की रेट से। कब से? जब भी उसने वो सप्लाई की थी, है ना, वहां से उसकी जो ड्यू डेट बनती है ना, वहां से जब भी वो एक्चुअल पेमेंट करेगा वहां तक उसको जो क्या करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने दिसंबर में कोई सप्लाई करी, मुझे वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने दिसंबर में प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन दी,
तो दिसंबर में उसने मुझे बता दिया कि हाँ ये तेरी वैल्यू है, ठीक है, विद इन 90 डेज ही बता दिया। तो मैंने जैन 20 तक क्या किया, उसका टैक्स डिपॉजिट करा दिया। सपोज दैट उसने मुझे 5 लाख की वैल्यू बता दी थी उस टाइम पे, लेकिन जब फाइनल असेसमेंट हुआ, उसने डॉक्यूमेंट वगैरह और मांगे, उसने ना डिटेल में चेकिंग की, तो उसको समझ में आया कि नहीं यार इसकी वैल्यू ना 10 लाख होनी चाहिए थी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ, ये ना उसने फाइनल असेसमेंट किया, ध्यान रखना ना। तो सपोज मई में उसने मुझे बता दिया कि 10 लाख है तुम्हारी वैल्यू, जो आपने पहले 5 लाख ली थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 लाख पे क्या होगा, मुझे एडिशनल टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और 5 लाख पे मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 18% की रेट से। वो कब से, मैंने दिसंबर में एप्लीकेशन दिया था ना, मैंने उसका टैक्स कब जमा कराया था, जनवरी 20 को। तो मुझे 21 जनवरी से क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कब, जैसे सपोज मेरा फाइनल असेसमेंट हुआ मई में, तो मई में मैं जब भी पेमेंट करूंगा, जैसे सपोज मैंने 15 मई को क्या किया है, पेमेंट किया है, तो मुझे 21 जैन से लेके 15 मई तक क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। टैक्स तो देना ही है 5 लाख के ऊपर एडिशनल, प्लस मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 18% के हिसाब से, ठीक है। ये तो था जब आपका प्रोविजनल असेसमेंट के बाद जब फाइनल असेसमेंट हुआ, तो आपकी लायबिलिटी निकल के आई है, ओके। अब दूसरा केस हो सकता है आपका रिफंड बन जाए। तो रिफंड बनेगा ना, तो आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा। आप अप्लाई करो, उसके 60 डेज तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 60 डेज के बाद में आपको क्या 6% की रेट से नॉमिनल आपको जो है एक इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान रखना। वो भी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब ये जब ये लोग लेते हैं ना, तो शुरू से ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है, तो एक तो एप्लीकेशन लो, ठीक है, एप्लीकेशन दो, और उसके बाद में जो रेट होगी वो भी आपसे 6% होगी, ध्यान रखना। 18 से भी मतलब आधी से भी कम है उसकी। अब बात करते हैं, जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी ना, वो रिलीज हो जाएगी जब आपका फाइनल असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था कौन सा असेसमेंट था, प्रोविजनल असेसमेंट। सेक्शन कौन सी थी आपकी 60, ठीक है। अब इसके बाद जो असेसमेंट आता है वो आपका स्क्रूटनी असेसमेंट। तो इस तरह के असेसमेंट में क्या होता है, जो भी रिटर्न सबमिटेड होती है उसकी ना एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। उसकी जो है करेक्टनेस को वेरीफाई किया जाता है। जैसे सेक्शन 59 में हमने क्या किया था कि खुद ही अपनी लायबिलिटी को कैलकुलेट किया था और रिटर्न को सबमिट किया था, तब उसकी जो है करेक्टनेस को जो वेरीफाई कहाँ किया जाएगा, सेक्शन 61 में किया जाएगा, ध्यान रखना। मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन क्या होती है, जो भी रिटर्न सबमिट करते हैं उनको चेक किया जाता है, इस तरह के असेसमेंट। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया ना रिटर्न में कुछ है ना डिस्क्रिपेंसी है, तो क्या करेगा, सामने वाले पर्सन को एक नोटिस देगा, बोलेगा कि ना मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या इसके सपोर्टिंग आप मुझे लाके दो। उसके लिए क्या करेगा, सामने वाले बंदे को नोटिस देगा, ठीक है। अब सामने वाला बंदा क्या करेगा, उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर उसको रिप्लाई देना पड़ेगा उस नोटिस का, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो भी वो रिप्लाई देता है, जैसे रिप्लाई में क्या देगा कि जैसे डिस्क्रिपेंसी उसको उसने बताई, किसने, प्रॉपर ऑफिसर ने बताई कि ये डिस्क्रिपेंसी आपके में, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कि मैंने, हाँ आप बता रहे हो सही है, इसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट पेनल्टी और टैक्स निकलता है जो भी, मैं वो डिपॉजिट करा देता हूँ, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो सकता है, जब भी डिस्क्रिपेंसी प्रॉपर ऑफिसर ने उसको बताई, तो उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा क्या कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है ना, उसकी बातों से एग्री नहीं है। ये दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, पहले तो वो उसको नोटिस देगा कि ना ये आपकी गलतियां हैं, या इसके सपोर्टिंग मुझे लाके दो आप, ठीक है। दूसरे में उसका 30 डेज के अंदर क्या करेगा, रिप्लाई देगा, ठीक है। या तो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्या हुआ कि जब उसने रिप्लाई दिया, तो प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि उसने जो बोला ना बिल्कुल सही है, ठीक है, तो कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा। लेकिन उसको लग रहा है कि उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और जो भी मैंने उसको डिस्क्रिपेंसी बताई थी ना, वो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है। तो यहाँ प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसका सेक्शन 65 में उसका ऑडिट करवा लेगा। सेक्शन 66 में उसका स्पेशल ऑडिट करवा सकता है किसी सीए से, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से, या क्या क्या कर सकता है उसका सेक्शन 67 में क्या कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन सर सीजर कर सकता है, ठीक है, या 73 70 वाली जो प्रोसीडिंग है उनको इनिशिएट कर सकता है उसके अगेंस्ट में, ध्यान रखना। कुछ भी नहीं था, कुल मिला के देखें तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में क्या था, या इसको बोलते हैं आप स्क्रूटनी असेसमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो जो भी रिटर्न सबमिटेड प्रॉपर ऑफिसर के पास में है किसी भी पर्सन की, वो उनकी क्या कर सकता है, करेक्टनेस को वेरीफाई करता है, ठीक है। अब उसको लगता है कि कोई गलती है, तो सामने वाले बंदे को बोलता है कि इसका सपोर्टिंग ला के दे, डॉक्यूमेंट ला के दे, एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है। अब सामने वाला बंदा 30 डेज के अंदर रिप्लाई करता है, ठीक है, ठीक है, रिप्लाई करता है, या तो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ आप जो बता रहे सही है, या वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब जो भी रिप्लाई दिया उसने है ना, उससे प्रॉपर ऑफिसर अगर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है, तो कोई एक्शन नहीं होगा, फर्दर बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उसको लग रहा है कि जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो सही नहीं है, या मैंने उसको बता दिया था कि तेरी गलती है, फिर भी उसके बाद वो करेक्टिव मेजर नहीं ले रहा है, तो वो सेक्शन 65 में, 66 में, 67 में, 73 74 में जा सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। तो ये तो आपका था कौन सा, स्क्रूटनी असेसमेंट। अब जो नेक्स्ट असेसमेंट का टाइप है वो आपका है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। वैसे तो अब जो भी 62 और 63 है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, ठीक है। तो 62 तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है रजिस्टर्ड पर्सन का,
ऐसे बंदे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है, उनका बैच जजमेंट असेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या करें, डिफॉल्ट कर रहे हैं। किसमें, एक तो वो 39 में जो उनकी रेगुलर रिटर्न जाती है मंथली और क्वार्टरली, वो फाइल नहीं कर रहे हैं, या वो जो उनकी फाइनल रिटर्न जाती है सेक्शन 45 में क्लोजर के टाइम पे, वो फाइल नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उनका बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। अब उन इस केस में क्या होता है, उनको एक नोटिस दिया जाता है, ठीक है ना, उनको एक नोटिस दिया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिफॉल्ट करते ही। जैसे उन्होंने डिफॉल्ट किया उसके 15 दिन के अंदर है ना, उनके पास में सेक्शन 46 का एक नोटिस पहुंच जाएगा, और बोलेंगे कि उसको कि 15 दिन के अंदर तू रिटर्न फाइल कर दे, उसको बोलते हैं अपन, ठीक है, पहले नोटिस देंगे, उसको बोलेंगे 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दे, तो तू बच जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या कर देगा, इसका जो प्रॉपर ऑफिसर वो बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा। बैच जजमेंट असेसमेंट कब तक कर सकता है वो, जैसे जिस साल में उसने डिफॉल्ट किया, जैसे सपोज दैट उसने 23-24 में डिफॉल्ट किया, तो 23-24 की जो एनुअल रिटर्न कब जाती है, दिसंबर में जाती है। दिसंबर कब तक जाएगी, 24 तक, ध्यान रखना। तो वहां से 5 साल तक वो क्या कर सकता है, इस तरह का असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। कौन कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, मैंने आपको क्या बताया कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो क्या करता है, अगर रिटर्न सबमिट नहीं करता है, कौन सी 39 वाली मंथली क्वार्टरली या 45 वाली जो फाइनल वाली जो रिटर्न होती है, तो सेक्शन 46 का क्या होता है, एक नोटिस जाएगा उसको ना, डिफॉल्ट करते ही उसको बोलेंगे कि भाई 15 दिन के अंदर रिटर्न सबमिट कर दे, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं करता तो उसका बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बैच जजमेंट असेसमेंट करते टाइम पे जो भी उसके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है प्रॉपर ऑफिसर के पास में, जैसे उसकी ना पास रिटर्न के हिसाब से वो एवरेज बेसिस पे उसकी कुछ भी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसका असेसमेंट कर सकता है। अब असेसमेंट करने के लिए टाइम लिमिट बता दी मैंने, 5 साल, ध्यान रखना, 5 साल कब से, जिस वाले साल में उसने डिफॉल्ट किया उसकी एनुअल रिटर्न जब जाती है उससे 5 साल, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने उसको ये मैंने उसका ऑर्डर सर्व किया उसको, ठीक है। अब ऑर्डर देते ही ना वो 60 डेज में आ गया कि भाई मैं ना अपनी रिटर्न सबमिट करता हूँ ना, ये आपका असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लो आप, ठीक है। तो विड्रॉ कर देते तो ठीक है, उसको जो टैक्स इंटरेस्ट बनता है वो तो लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर है ना, लेट फी भी लगेगी, ध्यान रखना अलग से। लेट फी कितनी होगी, वो लेट फी होगी, अगर अप टू 60 डेज में है ना अगर आता है वो, तो उसके ऊपर ना 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फी लगेगी, मैक्सिमम 5,000 तक, ध्यान रखना। ये अप टू 60 डेज की बात है, और 60 डेज के बाद की बात होती है ना, तो उस पर ना 200 रुपये की लेट फी पर डे के हिसाब से लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा केस हो जाएगा उस पर, तो विड्रॉल ऑफ असेसमेंट भी हो जाएगा इस केस में, है ना, ठीक है। तो लेट फी की बात ही, आपको आपको टैक्स और इंटरेस्ट तो देना ही, साथ में आप पे लेट फी भी लगेगी। अप टू 60 डेज तक कितनी लगेगी, 100 रुपये पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम 5,000। और जो 60 डेज के बाद की बात होती है तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है। पहले 100 रुपये था लेकिन अमेंडमेंट हो गया ये, अब 200 रुपये पर डे के हिसाब से हो गया, उस पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक गाइडलाइंस दे रखी है, जैसे भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो एक गाइडलाइंस है ना, मतलब एक तरह की प्रोसीजर क्या करता है जो डिपार्टमेंट वो फॉलो करता है, मतलब उनको मैसेज करता है, वो वाली बात है। जैसे 3 दिन पहले आपके पास में सिस्टम जनरेटेड मेल आ जाएगा, आपको याद दिलाएगा कि आपको रिटर्न भरनी है। फिर जैसे आपकी ड्यू डेट जाएगी ना, आपको फिर मेल आ जाएगा कि भाई आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। फिर जैसे आपने डिफॉल्ट किया उसके 5 दिन बाद में आपको सेक्शन 46 का एक नोटिस आएगा, वो बोलेगा 15 दिन के अंदर रिटर्न सबमिट कर दो। लेकिन फिर भी आपने 15 दिन में रिटर्न सबमिट नहीं की, तो आपका ना 62 में बीजीए हो जाएगा, मतलब बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। वो क्या करेगा, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है ना। जब भी मैंने बताया ना 62 में बैच जजमेंट असेसमेंट के लिए जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है उसके पास में, आपकी जो सेल्स की डिटेल हो सकती है, आपकी परचेस की डिटेल हो सकती है, आपके ईवे बिल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। उन सबसे क्या कर सकता है वो, उनका क्या कर सकता है, यूज करके आपकी जो लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, ये आप भी अगर 62 में अगर अगर आपने 60 डेज में क्या कर दिया, रिटर्न को फाइल कर दिया, तो आपका जो ये भी बैच जजमेंट असेसमेंट हुआ था वो विड्रॉ हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट असेसमेंट है, वो आपका असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इस तरह का असेसमेंट आपको जनरली तब देखने को मिलता है जब कोई टैक्सेबल पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था जीएसटी के अंदर, बट उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे वो है इस तरह के असेसमेंट की कि जिसने रजिस्ट्रेशन लिया बट उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ बताया गया 5 पॉइंट से, कोई उन 5 पॉइंट्स के किसी भी एक पॉइंट के अट्रैक्ट हो जाने से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। मैंने क्या बोला, ये जो असेसमेंट है कब अट्रैक्ट होता है, जब 2 कंडीशन फुलफिल होती है ना, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ध्यान रखना। पहली तो कंडीशन क्या है कि उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। सेकंड कंडीशन ये, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया बट उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ बताया गया 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अट्रैक्ट हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। पहला पॉइंट क्या है उसमें से, पहला पॉइंट है कि उसने क्या किया है, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को या रूल्स को क्या किया है, कॉन्ट्रावेंट किया है, ध्यान रखना।
सेकंड पॉइंट है वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है और उसने क्या किया, 3 महीने से ज्यादा है ना रिटर्न फाइल नहीं किया, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं की, ध्यान रखना। ओके, तीसरा पॉइंट है वो रेगुलर स्कीम में है और उसने कंटिन्यूस है ना 6 मंथ तक, ध्यान रखना, उसने कंटिन्यूस 6 मंथ तक क्या किए, अपनी है ना रिटर्न फाइल नहीं किए, तो उसका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। उसने क्या किया था, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ना जब से रजिस्ट्रेशन लिया था उसने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। लास्ट जो इसमें रीजन है वो है उसने जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो फ्रॉड से लिया था, विलफुल मिस स्टेटमेंट से लिया था, या सपरेशन ऑफ फैक्ट से लिया था। ठीक है, इन 5 में से कोई भी एक पॉइंट अट्रैक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन जो 2 पॉइंट है, जो पहले पॉइंट में तो लिखा उसने लिया ही नहीं रजिस्ट्रेशन, सेकंड पॉइंट में लिखा उसने रजिस्ट्रेशन लिया बट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के बात यही है कि उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आज उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो उसका क्या कर देगा, बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, बैच जजमेंट असेसमेंट करने से पहले वो क्या करेगा, उसको एक नोटिस सर्व करेगा, उससे कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगने को तो मांगेगा और उसको 15 दिन का टाइम देगा कि तू अपना रिप्लाई दे दे, मैं अपना तेरा बैच जजमेंट असेसमेंट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस तरह का असेसमेंट ऑर्डर अगर उसको पास करना है तो वो कब तक कर सकता है, जिस वाले साल में है ना टैक्सेबल पर्सन ने डिफॉल्ट किया है, उस साल की एनुअल रिटर्न जब भी जाती है उस वहां से, मतलब एनुअल रिटर्न से 5 साल के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, इस तरह का असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आपको ना एग्जांपल दे रखा है, लिख रखा है, लेट अज्यूम दैट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 कब है, 31 दिसंबर 2023। if the liability of the person to take registration arise at any time in the financial year 22-23 for the reason that his turnover cross the prescribed threshold limit, period of 5 years shall be renewed from the due date of filing of annual return for the financial year 2023। मतलब उसकी जो टाइमिंग है 5 साल की, वो कहाँ से काउंट होगी, 22-23 की एनुअल रिटर्न कब जाती है, आपको पता है दिसंबर 23 में जाती है। ठीक है, तो वहां से 5 साल उसके काउंट होंगे, ध्यान रखना। जो उसके 5 साल कब एंड होंगे, 31 दिसंबर 2028 को, तो वहां तक असेसमेंट ऑर्डर जो है पास करना पड़ेगा, किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो ऐसे टैक्सेबल पर्सन जो क्या है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं थे, उनका बैच जजमेंट असेसमेंट हो गया था, ध्यान रखना। उसका टाइम लिमिट भी बता दिया, 5 साल तक होगा, ध्यान रखना। 5 साल कब से लेना है, जिस वाले साल में उसने डिफॉल्ट किया उसकी एनुअल रिटर्न जहां से जाती है वहां से 5 साल। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट असेसमेंट है वो आपका समरी असेसमेंट। देखिए समरी, सो आपका नेक्स्ट और लास्ट आपका जो असेसमेंट का टाइप है वो आपका सेक्शन 64 का समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट का केस आपको जनरली तब देखने को मिलेगा जब डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अगर कोई एक्शन लेने में या कोई जो है ऑर्डर पास करने में अगर देरी करी तो जो है डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, तभी इस तरह की जो प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट के पास में क्या होगा, सफिशिएंट एविडेंस होंगे, तभी जो है इस तरह की जो है प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की जा सकती है, ध्यान रखना। एविडेंस होना मस्ट है, ध्यान रखना, उसके बिना जो है प्रोसीडिंग जो इनिशिएट नहीं होगी। अब इस तरह की जो है प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर के पास में क्या होना चाहिए, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन भी होनी चाहिए, तभी जाके ना इस तरह की जो है प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो उसके पास में क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, जेसी और एसी की जो परमिशन होनी चाहिए, तभी जो क्या होगा इस तरह की जो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब जब एक बार है ना प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है, कब, 2 केसेस में, जब जिसके अगेंस्ट में जो इस तरह का जो ऑर्डर पास हुआ वो बंदा हमारे पास आ गया खुद, ठीक है, एक्सेप्ट करा कि ठीक है जो भी आपकी बन रही है टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट जो भी बन रहा है मैं सब जमा करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, हमको खुद को लग रहा है कि हमने क्या किया, ये जो ऑर्डर पास करिए गलती करिए, हमको ये ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था, हमको सेक्शन 73 और 74 की जो प्रोसीडिंग को जो फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, उसमें एक्शन लेना चाहिए था, ये जो ऑर्डर जो गलत पास हो गया, तब क्या करेंगे हम, इस तरह के जो है ऑर्डर को क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट बताए मैंने, उन केस में क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और सिचुएशन है जहां पे इस तरह का जो असेसमेंट किया जाता है, जब क्या होता है डिपार्टमेंट मतलब प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, कहीं कोई एक्शन लेता है और उसको क्या है बहुत सारे गुड्स मिलते हैं, अब उस गुड्स का जो है मालिक का नाम नहीं पता या मालिक का नहीं पता कि मालिक कौन है इसका, तो उस केस में क्या होगा, जो भी पर्सन वहां का इंचार्ज है, ठीक है, उसी को उसका क्या ओनर मान लिया जाएगा और उसका समरी असेसमेंट कर देंगे। तो एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका समरी असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो समरी असेसमेंट में जनरली कुछ भी नहीं था, डिपार्टमेंट को लगता है कि ना देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत कुछ ना कुछ कर लेना, कोई एक्शन ले लेना चाहिए, तब आपका समरी असेसमेंट किया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे ना एविडेंस होना जरूरी है और एक परमिशन भी लगेगी जेसी और एसी की, तब जो है आपका क्या होगा, आपका समरी असेसमेंट होगा। ठीक है,
अब इस तरह का जो असेसमेंट का जो ऑर्डर है वो विड्रॉ भी किया जा सकता है 2 केसेस में। कब बताया? एक तो जब है ना जिसके अगेंस्ट वो पास होता है वो बंदा 30 दिन के अंदर आ गया, ठीक है, सब कुछ चुका रहा है, इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी सब दे रहा है, ठीक है। और दूसरा हमको खुद को लग रहा है कि हमने गलती की, हमको 73 74 को फॉलो करना चाहिए था। और एक और सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, इस तरह का जो है समरी असेसमेंट किया जाता है। कब? जब एक गुड्स मिले एक प्लेस पे और उसके ओनर का नहीं पता, तो जो भी पर्सन इन चार्ज है उसको उसका ओनर मान लेंगे और उसका समरी असेसमेंट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा असेसमेंट हो गया, असेसमेंट वाला एरिया कंप्लीट हो गया। असेसमेंट में अपने कितने तरह के असेसमेंट पढ़े? सेक्शन 59, 60, 61, 62 और 64, ठीक है, लास्ट था आपका। अब आपका जो दूसरा एरिया है यहाँ पे वो है ऑडिट। ऑडिट में दो तरह की ऑडिट आपको देखने को मिलेगी, सेक्शन 65 और सेक्शन 66, ठीक है। एक होती है आपकी कौन सी ऑडिट? डिपार्टमेंटल ऑडिट, और एक होती है आपकी स्पेशल ऑडिट। तो बढ़ते सेक्शन 65 की तरफ। तो बात करते हैं आपके सेक्शन 65 के डिपार्टमेंटल ऑडिट की। देखिए, डिपार्टमेंटल ऑडिट करने का जो पावर किसके पास में है? डिपार्टमेंटल ऑडिट करने का पावर आपके ओनली कमिश्नर के पास में है। या तो कमिश्नर खुद डिपार्टमेंटल ऑडिट कर ले, या वो अपने बिहाफ पे किसी और ऑफिसर को क्या कर दे, ऑथोराइज कर दे बाय स्पेसिफिक और जनरल ऑर्डर, ठीक है। तो सिर्फ ओनली कमिश्नर कर सकता है, ध्यान रखना। अब ये डिपार्टमेंटल ऑडिट कहाँ हो सकती है? ये डिपार्टमेंटल ऑडिट जो है या तो उस रजिस्टर्ड पर्सन के जो है प्लेस ऑफ बिजनेस पे हो सकती है, या जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह जो है वो डिपार्टमेंट में मंगा के जो है वहाँ ऑडिट हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इस तरह की ऑडिट को जो स्टार्ट करने के लिए जो है उसके 15 दिन पहले उस रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ता है एक नोटिस के थ्रू कि आपकी जो डिपार्टमेंटल ऑडिट होने वाली है, आप क्या करें, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो सब रेडी रखें, ठीक है। अब जब भी आपकी जो डिपार्टमेंटल ऑडिट जो स्टार्ट हो गई, तो उसको कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा? जब से ही स्टार्ट हुई है, जब से इसका कमेंसमेंट हुआ है, वहां से 3 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसके टाइम को 6 मंथ से। कौन कर सकता है? कमिश्नर कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने बोला था कमेंसमेंट जब से हुई उसके 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अब कमेंसमेंट का मतलब क्या है? कमेंसमेंट का मतलब होता है जब भी सामने वाले पर्सन ने क्या किया, रिकॉर्ड्स और जो है अकाउंट जो अवेलेबल किए ऑडिट के लिए कि ये लीजिए आप स्टार्ट कर लीजिए अपना काम, या एक्चुअल में जब से हम रेडी हुए करने के लिए, दोनों में से जो भी बाद में होगा ना केस, तब से आपकी ऑडिट स्टार्ट हुई ऐसा माना जाएगा। वहां से 3 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी ये ऑडिट, ठीक है। अब इस ऑडिट का जो है टाइम 6 महीने से बढ़ाया जा सकता है कमिश्नर की अप्रूवल से, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जब भी इस तरह की ऑडिट होगी ना, तो जो डिपार्टमेंट है वो क्या क्या चीजों को चेक करेगा, क्या क्या चीजों को फाइनलाइज करेगा, ठीक है। तो वो देखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए गए, रिटर्न जो सबमिट हुए, स्टेटमेंट जो फर्निश हुए हैं, इन सब चीजों को चेक करेगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है जो मेन जिनके बिहाफ पे क्या हुआ है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हुए हैं, उनको वेरीफाई करेगा, ठीक है। फिर उनमें जो उनकी करेक्टनेस को चेक करेगा, क्या करेक्टनेस कि जो टर्नओवर डिक्लेयर किया क्या वो सही है, जो एग्जेम्पशन डिडक्शन जो क्लेम किया क्या वो सही है, जो रेट अप्लाई किए उन्होंने क्या वो सही है, जो उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया है सही है, जो रिफंड क्लेम किया क्या वो सही है, ठीक है। तो इस सब चीजों को वेरीफाई करेगा जब उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, ठीक है। अब जब भी है ना डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हम आपके यहाँ आ रहे हैं चेकिंग कर रहे हैं, तो आपको हमको फैसिलिटेट करना पड़ेगा आपके जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट हम देखें, ठीक है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो बताना होगा, आपको असिस्टेंस करना होगा, ध्यान रखना हर चीज के अंदर, ठीक है। अब जब भी आपकी ना ऑडिट फाइनल हो जाएगी, तो आपको ना ऑन कंक्लूजन बता दिया जाएगा कि ये फाइंडिंग्स है हमारे, आपकी जो ये ऑडिट हुई है उसके अंदर, ठीक है। और कब? जब भी वो कंक्लूड हुई उसके 30 दिन के अंदर, जब भी डिपार्टमेंटल ऑडिट कंक्लूड हुई है ना उसके 30 दिन के अंदर उसमें जो भी फाइंडिंग्स आए हैं वो उसको बता दी जाएंगे, उसका रिप्लाई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब लगता है जब भी ये ऑडिट को कंक्लूज होने के बाद में ऐसा लगता है कि है ना इसमें जो टैक्स है ना शॉर्ट पेड हुआ है, मतलब सामने वाले बंदे की लायबिलिटी बन रही है, या एररनेसली रिफंडेड क्लेम किया है सामने वाले पर्सन ने, या टैक्स उसने पे ही नहीं किया है, ओके, या इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने ज्यादा लिया है आफ्टर ये ऑडिट, ठीक है, उसको लग रहा है ऐसे, किसको? कमिश्नर को लग रहा है, या जिस भी पर्सन को ऑथोराइज किया उसको ऐसा लग रहा है, तो क्या होगा, 73 74 की जो प्रोसीडिंग उसको भी इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी थी? ये आपकी डिपार्टमेंटल ऑडिट थी, ठीक है। अब दूसरी तरह की जो ऑडिट है वो है आपकी स्पेशल ऑडिट, ठीक है। अब स्पेशल ऑडिट की क्या जरूरत पड़ती है? जब डिपार्टमेंटली ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो स्पेशल ऑडिट भी जो है कुछ पॉइंट पे आके स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं होता, इसके भी कुछ सिचुएशन है तब जाके स्टार्ट होगी। देखिए, जब भी है ना स्क्रूटनी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई इंक्वायरी हो रही है, तो असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब वहां पे कौन था? कमिश्नर था, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आ गया, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो केस है ना उसमें जो वैल्यू है ना वो करेक्टली डिक्लेयर नहीं है, या जो उसने क्रेडिट लिया है ना सामने वाले बंदे ने वो उसकी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा लिया है, ठीक है। किस पॉइंट पे लगेगा? देखो क्या हो रहा है, आपका स्क्रूटनी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी भी पर्सन की, ठीक है।
तो असिस्टेंट कमिश्नर को लग रहा है कि ये जो केस है ना उसमें क्या हो रहा है, जो वैल्यू है ना वो क्या हो रही है, जो करेक्टली डिक्लेयर नहीं है या जो क्रेडिट उसने लिया है वो ज्यादा लिया है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या करेगा असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर की जो अप्रूवल लेगा और सामने वाले बंदे को बोलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि जा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किसी सीए से या कॉस्ट अकाउंटेंट से क्या करवा के लेके ऑडिट करवा के लेके, ठीक है। कौन बोलेगा, असिस्टेंट कमिश्नर बोलेगा। अप्रूवल किसकी लेगा, कमिश्नर की लेगा, ध्यान रखना। क्यों, क्या ऐसे रीजन थे, तो रीजन ये थे कि जो वैल्यू थी ना उसको ऐसा लग रहा है कि जो करेक्टली डिक्लेयर नहीं है या जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो जो है उसकी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा है, ठीक है। केस को देखते हुए, केस के जो नेचर को देखा उसने, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी को देखा, तो उसने ये जज किया, फिर उसने क्या किया, सामने वाले पर्सन को ऑर्डर दिया। ओके, अब ये जो है ऑडिट कितने दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी, ये ऑडिट आपको जो है सीए को और कॉस्ट अकाउंटेंट को 90 डेज के अंदर जो है कंप्लीट करनी होगी। लेकिन इसके जो पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, किसकी अप्रूवल से, वही कमिश्नर की अप्रूवल लगेगी और 90 डेज से अप्रूवल किया जा सकता है। अब इसके लिए एप्लीकेशन कौन देगा एक्सटेंशन के लिए, वो खुद देगा रजिस्टर्ड पर्सन या वो सीए देगा या पोस्ट अकाउंट देगा, तब इसके जो है 90 डेज से क्या हो जाएगा, इसका टाइम बढ़ जाएगा। ओके, अब इसके जो खर्चे कौन बियर करेगा, इसके खर्चे जो डिपार्टमेंट, क्योंकि जो ऑडिट कौन करा रहा है, डिपार्टमेंट करवा रहा है, तो खर्चे भी कौन बियर करेगा, डिपार्टमेंट ही बियर करेगा, ठीक है। अब जब भी इस तरह की जब ऑडिट की जाती है तो इसमें भी जैसे इससे पहले वाली ऑडिट में हमने क्या किया था, कंक्लूजन पे फाइंडिंग्स वगैरह को जो है सामने वाले पर्सन को बताया था, तो इसमें भी क्या होगा, जो भी फाइंडिंग्स आएगी इस ऑडिट से सामने वाले बंदे को बताया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दी जाएगी, ठीक है, उसको सारी चीजों के बारे में बताएगा कि ये फाइंडिंग आए हैं आपके, ठीक है। फिर ऑफिसर को लगता है कि भाई इसमें जो है 73 या 74 का केस इनिशिएट करना चाहिए, तो वो इस तरह का जो है केस को यहाँ पे इनिशिएट कर सकता है, इस तरह की प्रोसीडिंग को यहाँ पे चला सकता है, ठीक है, ये ऑडिट करवाने के बाद में। तो आपकी दो ऑडिट थी, सेक्शन 65 और 66, जिसमें एक तो खुद कौन ऑडिट कर रहा था, डिपार्टमेंट, और इसमें क्या कर रहा है वो किसी सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट से जो क्या कर रहा है, ऑडिट करवा रहा है, ठीक है। तो आपके जो दोनों एरिया थे, एक तो आपका असेसमेंट जिसमें हमने पढ़ा आपका सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, फिर बैच जजमेंट असेसमेंट, समरी असेसमेंट, ओके, और यहाँ पे हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल ऑडिट और आपका स्पेशल ऑडिट, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स एक बार हो चुके हैं इसमें, अब इसका समरी दे रखा है उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये आपको एक लास्ट में ना समरी फॉर्म में दे रखा है, तो ये एट द एंड जो है पूरे चैप्टर को जो है रिकैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में आपको दो एरिया को पढ़ना है, असेसमेंट और ऑडिट। तो जो अपन ने पहले असेसमेंट पढ़ा था सेक्शन 59 से लेकर 64 तक, उसको पहले रिकैप करते हैं। तो सबसे पहला जो असेसमेंट इसमें है वो आपका सेल्फ असेसमेंट। तो मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट में बताया था कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, खुद ही अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करता है, खुद ही रिटर्न सबमिट करता है, टैक्स को डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो वो था आपका सेल्फ असेसमेंट जो नॉर्मल वे में हम सब करते हैं, ठीक है। आपका दूसरे तरह का जो असेसमेंट है जो सेक्शन 60 डील करता है वो आपका प्रोविजनल असेसमेंट। मैंने आपको बताया था प्रोविजनल असेसमेंट कब आता है, जब टैक्सेबल पर्सन जो डिटरमाइन नहीं कर पाता है क्या वैल्यू जो उसने सप्लाई करी है उसकी, और जो रेट उस सप्लाई के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगी वो उसको ये दो चीज नहीं पता, तब आपका प्रोविजनल असेसमेंट का केस आता है। फिर वो इस केस में क्या करता है, मैंने बताया था आपको जो प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है वो एप्लीकेशन देता है, ठीक है ना, अलॉन्ग विद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि आप मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। फिर जो प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है वो उसको वैल्यू भी बता देता है जो वो पूछता है, या वो रेट बता देता है जो वो पूछता है, ठीक है ना। फिर उसके साथ में वो क्या करता है उसको एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करवाता है, मैंने आपको बताया था बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करवाएगा, और एक सिक्योरिटी भी करवाएगा बैंक गारंटी के फॉर्म में, जो कि मैक्सिमम कितनी होगी, जो भी वो बॉन्ड अमाउंट होगा ना उसका 25% होगी, ठीक है, ये अपन ने बात की थी। लेकिन जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोविजनल असेसमेंट जो कितने दिन में करना होगा, जब भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसकी उसके 90 डेज के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। अब इस प्रोविजनल असेसमेंट को उसको फाइनल असेसमेंट में कन्वर्ट करना होगा विद इन 6 मंथ, जब से प्रोविजनल असेसमेंट किया है उसने, ये भी बताया था मैंने आपको। लेकिन इसके टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कितने से, 6 मंथ से। तो कौन करेगा आपका जेसीएसी, ठीक है, और जो है 4 साल से कौन करेगा, कमिश्नर, ये भी पढ़ा था अपने, ठीक है। अब उसको लगता है कि जो है फाइनल असेसमेंट के टाइम पे कि जो प्रोविजनल असेसमेंट किया था उससे ज्यादा लायबिलिटी निकल के आ रही है फाइनल असेसमेंट में, तो क्या होगा, सामने वाले से एडिशनल टैक्स तो लेंगे, साथ में उसका जो है उससे जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 18% की रेट से, ठीक है। कब से, जब उसने वो सप्लाई की थी उसकी ड्यू डेट थी, मैंने आपको बताया था दिसंबर में सप्लाई की थी, दिसंबर में जो सप्लाई करते हैं उसकी ड्यू डेट आती है जनवरी 20, तो 21 जनवरी से जब भी उसका एक्चुअल में क्या होगा अपना फाइनल असेसमेंट होगा वहां तक क्या करेगा वो इंटरेस्ट भी पे करेगा 18% की रेट से। लेकिन अगर उसका रिफंड निकल के आया तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके 60 डेज के बाद में उसको जो है उसका
पेमेंट मिलेगा, और वो भी 6% इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रोविजनल असेसमेंट था। अब स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में क्या था, मैंने आपको बताया था, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, उनकी वेरीफाई करता है उसको कि रिटर्न वो करेक्ट है यानी एक्यूरेसी वगैरह सब चेक करता है उसके अंदर, ठीक है। अब वो सामने वाले बंदे से इस केस में क्या हो सकता है, पूछ भी सकता है कि भाई ये क्या था, कुछ भी उसको इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो पूछ सकता है। अगर उसने सामने वाले को का रिप्लाई सुन के उसको लग रहा है कि भाई ठीक है, सब कुछ जो बोला ठीक है, तो कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन उसको लग रहा है कि सामने वाले ने जो बोला है ना वो सही नहीं है, या मैंने जैसा उसको बताया था कि करेक्टिव एक्शन ले लो, तो उसने नहीं लिया, तो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उसके सेक्शन 65, सेक्शन 66, उसके सेक्शन 67, 73, 74 ये सब जो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता है 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट है, सेक्शन 66 में जो है स्पेशल ऑडिट है, सीए से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, 67 में इंस्पेक्शन सर सीजर है, 73, 74 फ्रॉड वाले केसेस में जाके वो देख सकता है, ठीक है, अगर स्क्रूटनी के टाइम पे उसको लगता है ऐसा कुछ। फिर आपका जो नेक्स्ट असेसमेंट है वो आपका बैच जजमेंट असेसमेंट। अब बैच जजमेंट असेसमेंट में दो तरह के असेसमेंट होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो जीएसटी में रजिस्टर है, दूसरा जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो जो जीएसटी में रजिस्टर है बट उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया, वो रिटर्न ही नहीं फाइल करा जो उसके सेक्शन 39 में जाती है, ठीक है, जो मंथली क्वार्टरली बेसिस पे जाती है, या फाइनल रिटर्न वो सबमिट नहीं करा, तो उसको एक सेक्शन 47 का 46 का क्या एक नोटिस जाता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन फिर भी वो जो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाता है, ठीक है। बैच जजमेंट असेसमेंट की टाइम लिमिट क्या है, जिस वाले साल में उसने डिफॉल्ट किया उसकी एनुअल रिटर्न जहां से जाती है, ठीक है, जैसे जो आपका कोई भी ईयर है, मान लीजिए 23, 24 है, तो इसकी एनुअल रिटर्न कब जाएगी, 31 दिसंबर 24 को, ठीक है। तो वहां से 5 साल तक इसका कभी भी जो है बैच जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, ध्यान रखना। ये कौन सा पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ध्यान रखना। अब जो दूसरा बैच जजमेंट असेसमेंट होगा वो होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन का, जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है बट वो क्या था, लायबल था, ठीक है। या दूसरा केस है कि वो रजिस्टर तो था बट उसका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, ठीक है ना, किसी भी एक रीजन की वजह से, तो उस केस में क्या होगा, उसका भी बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा, और वो भी इसकी भी टाइम लिमिट कितनी है, 5 साल, वो भी 5 साल कब से, एनुअल रिटर्न से, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये अनरजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर होना चाहिए था, तो इसकी लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो इसके ऊपर, ठीक है, टैक्स पेनल्टी लगा दो। अब आपका जो लास्ट असेसमेंट है वो आपका कौन सा है, समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट मैंने आपको बताया था वो कब होता है, समरी असेसमेंट जब डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर ऑर्डर पास करने में हमने अगर लेट किया तो डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, ठीक है ना, तभी क्या होगा, इस तरह की जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट वालों को है ना कोई सर्च में ऐसा बहुत सारे गुड्स मिले लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है, तो उस केस में जो पर्सन इन चार्ज होगा ना वो ही उनका जो है ओनर मान लिया जाएगा और उस पर जो समरी असेसमेंट कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसी दो जगह आएगा जहां पे आपका जो है, आपका जो असेसमेंट है उसको विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। एक तो आपका समरी असेसमेंट में, ठीक है, आपके समरी असेसमेंट का जो ऑर्डर है उसको विड्रॉ किया जा सकता है, और आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जो जीएसटी में, ठीक है, उसका जब बैच जजमेंट असेसमेंट होता है उसको भी जो विड्रॉ किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो सेक्शन 62 और 64 इन दोनों के ऑर्डर को क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका असेसमेंट हो गया पूरा। अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट में आपका सेक्शन 65 और सेक्शन 66 है। एक तो डिपार्टमेंटल ऑडिट है और एक आपकी स्पेशल ऑडिट है। डिपार्टमेंटल ऑडिट कौन करता है, कमिश्नर, मैंने बताया था आपको, कमिश्नर कर सकता है या कोई भी ऑफिसर जिसको वो ऑथोराइज कर दे, ठीक है। अब जो है कहाँ पे होगी ऑडिट, ऑडिट होगी आपके या तो उसके प्लेस पे हो जाएगी या डिपार्टमेंट में उसके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मंगाएंगे, ठीक है। 15 दिन पहले उसको इंटीमेट करेंगे, वर्किंग डेज, ध्यान रखना, 15 वर्किंग डेज पहले उसको इंटीमेट करेंगे। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, जब भी ऑडिट स्टार्ट हुई उसके 3 महीने के अंदर ऑडिट को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन कितनी मिलेगी आपको पता है, 6 मंथ मैंने आपको बताया था। फिर कंक्लूजन पे जब भी हम कुछ भी पूछे कि भाई ये चीज हमको मिली है, अब इसको ऑफिसर को लगता है तो 73, 74 की जो प्रोसीडिंग को, ठीक है। स्पेशल ऑडिट कब होती है, मैंने आपको बताया अगर स्क्रूटनी का केस चल रहा है, इंक्वायरी का केस चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन का केस चल रहा है, तो असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है कि ना यार जो है जो इस जो केस है इसका जो है नेचर या इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऐसी है कि हमको ना वैल्यू नहीं पता चल पा रही है, ओके, या हमको लग रहा है कि इसने जो क्रेडिट लिया है ना वो ज्यादा लिया है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, किसी स्पेशल बंदे को जो इसमें एक्सपर्टाइज हो उसको पकड़ के इसकी क्या कर सकते हैं, स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं, जो कि कौन होते हैं, आपके सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, 90 डेज है, इसको एक्सटेंड भी 90 डेज से किया जा सकता है, ठीक है। और वही एट द एंड क्या होगा, जो भी इसके फाइंडिंग्स है वो सामने वाले पर्सन को बताए जाएंगे और
ऑफिसर को लगता है कि भाई इसमें 73 या 74 की जो प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना चाहिए तो वो कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिकैप हो गया एक बार 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो भाई काम करते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन है पीछे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एट द एंड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इस समरी असेसमेंट ऑर्डर टू बी नेसेसरी पास अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन। जब अपन ने सेक्शन 64 का समरी असेसमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी जहाँ पे क्या होता है कि डिपार्टमेंट को कोई ट्रांसपोर्ट हो रहे गुड्स मिलते हैं या कोई वेयर हाउस में कोई गुड्स मिलते हैं, ठीक है। तो उस केस में उनका ओनर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कहाँ है उनको पता नहीं होता है। तो उस केस में जो पर्सन इन चार्ज होता है ना वही उनका ओनर मान लिया जाता है और उसका जो समरी असेसमेंट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा नो, और आपको पूरी कहानी लिख देनी है वहां पे, ठीक है, सेक्शन 64 की। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वेदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज मस्ट टू बी फॉलोड बिफोर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जब अपन ने सेक्शन 63 पढ़ा था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मैंने आपको बताया था जब भी उसके अगेंस्ट में क्या होगा असेसमेंट ऑर्डर पास होगा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ऑर्डर दिया जाएगा। उसके बाद ही जो क्या होगा, जो ये ऑर्डर पास किया जाएगा पहले उसकी बातों को सुना जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा ऑर्डर पास होगा, ऐसे नहीं डायरेक्टली जो ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल फॉलो किया जाता है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन इन वोट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर मे बी विड्रॉ अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 62 वाला और सेक्शन 64 वाला, इन दोनों के जो ऑर्डर को जो विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो 62 वाला था वो कौन था, जो रजिस्टर्ड पर्सन था, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन था और जो रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा था, तो उसका जो है ऑर्डर क्या होता है वो विड्रॉ हो सकता है कब, जब भी ऑर्डर आया उसके 60 डेज के अंदर उसने रिटर्न सबमिट करी, ठीक है। जैसे हमने ऑर्डर बना के भेज दिया उसको, उसने 60 डेज में क्या कि रिटर्न को सबमिट कर दी, तो जो भी उसका ऑर्डर था ना वो विड्रॉ हो जाएगा, बट उस पर लेट फी वगैरह लगती थी उस केस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिख रखी, देखिए लेट फी लगेगी अप टू 60 डेज थी, एक तो मैंने आपको बताया था 100 रुपए पर डे और मैक्सिमम 5,000, और आफ्टर 60 डेज कितनी हो जाएगी वो 200 रुपए पर डे के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा था आपका समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट के केस में क्या था, जैसे ऑर्डर पास हुआ वो 30 दिन के अंदर हमारे पास आ गया, ठीक है, या हमको खुद लगता है कि जो है ऑर्डर पास हुआ है वो एररनेस है, ठीक है, हमको 73 74 वाली प्रोसीडिंग में जाना चाहिए था, तो इसके हिसाब से ये भी जो है दो जो ऑर्डर हो गए वो क्या हो सकते हैं, विड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 65 और 66, मतलब स्पेशल ऑडिट, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना आपको। अभी अपन ऊपर पढ़ाई था तो आप ये वाला फॉलो कर लेना पूरा, ठीक है। ये कमिश्नर करता है ये, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है, ऑडिट कहाँ पे हो सकती है, कितने दिन में होगी, टाइम पीरियड एक्सटेंशन, ये सब लिख देना इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, थ्योरी क्वेश्चन है पूरा लिख देंगे। फिर आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द recourse that may be taken by the officer in case proper explanation is not furnished by the discrepancy detected in return file while conducting scrutiny of return under section 61। अब मैंने आपको बताया जब भी 61 करता है वो, अब उसको लगता है कि भाई सामने वाले बंदे ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सही नहीं है, या मैंने जो उसको बोला है वो वैसा वैसा काम नहीं कर रहा, करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है, तो मैंने आपको बताया था वो सेक्शन 65 सेक्शन 66 67 73 74 वाले जो एक्शन कुछ भी ले सकता है। तो इसमें आपको वही बताने की वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ लिखी है, ये सारे के सारे देखिए लिख दिए, ऑडिट करवा सकता है, ठीक है, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, ठीक है, तो लिख देना सब। अब आपके आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, राइट अ ब्रीफ समरी ऑन अ समरी असेसमेंट इन सर्टन स्पेशल केसेस एज पर सेक्शन 64। तो आपको समरी असेसमेंट के बारे में लिखना है, ठीक है। जब डिपार्टमेंट के पास ये एविडेंस होता है कि अगर हमने कोई डिले कर दिया तो डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, तब जब आपका समरी असेसमेंट होता है, ठीक है, वो विड्रॉ भी हो सकता है, वो सब बातें लिख देना इसके अंदर, थ्योरी पूरा लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है, वो देख लो आप, ये प्रोविजनल असेसमेंट पे डिपेंड है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक ये कुलभूषण एंड सन्स है, वो क्या करता है एक कंसाइनमेंट में जो उतरा है, अब उसको ना लेकिन ये नहीं पता कि जो है इस पे ना क्या रेट लगनी चाहिए थी, ठीक है, उसको वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे इस केस में वैल्यू नहीं पता है ना, वैल्यू नहीं पता उसको, तो क्या करेगा वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेगा। अब उसने क्या किया 12 जनवरी को क्या किया, असिस्टेंट कमिश्नर को क्या किया, उसने अप्लाई किया है, ठीक है, 12 जनवरी को नहीं 12 जनवरी को तो उसने ऑर्डर पास किया है, ठीक है ना। अब कुछ इसमें लिखा है कि खुशबुलाल एंड सन्स कंप्लाई विद द सेम एंड सप्लाई द गुड्स ऑन 25 जनवरी, देयर आफ्टर पेइंग द टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड कंसाइनमेंट ऑन 19 फरवरी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो जनवरी में जो सप्लाई करी ना उसका टैक्स उसने कब पे किया है, 19 फरवरी को, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब जब भी इसका फाइनल असेसमेंट होगा तो टैक्स कब से चार्ज होगा, इस पे इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा, 21 फेब से, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोल रहा है जब भी इसका फाइनल असेसमेंट होगा तो उसमें इसके टैक्स लायबिलिटी निकल के आई है 1,80,000 रुपए,
तो अब क्या होगा, ये जो सप्लाई की उसने जनवरी में, उसका उसने टैक्स जमा कराया फरवरी में, अब उसका फाइनल असेसमेंट हुआ मार्च में जाके, ठीक है, विद इन 6 मंथ हो गया, तो क्या हो गया, उस पर टैक्स निकल के आया, अब उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा, आफ्टर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के जस्ट नेक्स्ट डे से उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होना चालू हो जाएगा 18% के रेट से, ठीक है। और रिफंड बनता है तो उस केस में क्या होता है, 6% का इंटरेस्ट मिलता है, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और आफ्टर 60 डेज आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसने बोला उसने जो है टैक्स पे किया है 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, तो 21 फेब से लेके 9 अप्रैल तक डेज काउंट कर लेना, 18% की रेट से 1,80,000 पे क्या करना आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, यही आपका इसमें यही पूछा, डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेबल इफ एनी, तो बता दोगे आप कितना हो गया, ठीक है। अब वो बोला नेक्स्ट में अगर रिफंड बनता है 4/20 का तो क्या होगा, वो भी सिचुएशन अपन ने कवर कर लिया यहाँ पे, तो वही बात देखो नीचे लिख रखी है, पहले वो पूरी बात बताइए यहाँ पे जो अपन ने लिखा कि 18% की रेट से जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ओके। देखिए ओके, प्रोविजनल असेसमेंट का केस आ गया, आपको बताइए, फिर 18% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा कब से, फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, मतलब यहाँ पे 21 फेब से, ठीक है, टिल द एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट कब हुआ है, यहाँ अप्रैल में हुआ है जाके, ठीक है, तो वहां तक उसका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो 1,80,000 का अमाउंट था 18% की रेट से, और ये डेज आ गए उसके, तो इतना इंटरेस्ट उसको पेबल होगा, ठीक है। लेकिन अब उसका क्या हो गया, रिफंडेबल हो गया, ठीक है, 4/20 का, तो मैंने आपको बताया था 6% की रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा कब से, आफ्टर 60 डेज, पहले नहीं मिलेगा, आफ्टर 60 डेज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया, इसमें आपके जो क्वेश्चंस भी होगा, ठीक है। तो कुछ ना, चैप्टर बहुत इजी था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे ऐसा ही थ्योरी का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, टिल देन